राजनीतिक गुरु के साथ में आपका स्वागत है। जब हवा चलती है तो बड़े बड़े किले ढह जाते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करने वाले हैं। किसान आंदोलन व मुस्लिम का अपने आप को असुरक्षित समझ लेना यह दर्शाता है कि पश्चिम से चलती हुई हवा पूरब में आकर के एक बवंडर के रूप में बदलकर अब आखिरी चरण में जैसे थम सी गई है। जहां योगी आदित्यनाथ भगवा पहनकर कहते हैं कि मुझे ठाकुर होने पर गर्व है, इस चुनाव में बड़ी बात यह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिलेश को टारगेट कर रहे थे, मगर अखिलेश यादव मोदी को नहीं योगी को टारगेट कर रहे थे। कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह तो नहीं नजर आ रहा है कि अब अखिलेश का कद बढ़ गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उन्हें टारगेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह नजर आ रहा है अब की बार डगर बहुत मुश्किल है। इसी कश्मकश में पार्टी फंसी हुई है, जहां पूरे देश को विश्व की कूटनीतिक व राजनीतिक पर देश को ध्यान देना चाहिए, उस प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए जहां यूक्रेन जैसा युद्ध छिड़ा हुआ हो, रूस और यूक्रेन का आपस में तकरार हो, उसमें हर देश लगातार मीटिंगें कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो भी वाराणसी में, और अपने 22 लोग जो 22 मंत्री हैं वो उतारे हुए हैं चुनाव में। ये कैसी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने आखिर आ गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब डरी हुई है? क्या सरकार को समाजवादी पार्टी के से डर लग रहा है? क्या अखिलेश से समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब डर लगने लगा है? यह एक बड़ी बात है और यह एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। पूरा विश्लेषण सुनिएगा जरूर और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर विश्लेषण आपको मिल सके। आप देखिएगा किस तरह से इस कश्मकश में पूरे देश की राजनीतिक और कूटनीतिक प्रधानमंत्री को जहां ध्यान देना चाहिए वहीं पर वाराणसी में पूरा ध्यान लगा दिया है। कहीं सरकार के वजीर सपा के प्यादों से तो नहीं मारे जा रहे हैं, यह नजर तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी कहीं भाजपा से आगे नहीं तो निकल रही है, ऐसा तो क्या भारतीय जनता पार्टी को नजर आने लगा है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम से जहां मुस्लिम एकजुट होकर वोट कर रहा था, वहीं हर प्रत्याशी की बिरादरी जाति आकर उनके साथ मिल जाती है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी का वो किला लगातार ढहता हुआ नजर आ रहा था। यह इशारा उत्तर प्रदेश में सरकार के बदलाव की ओर तो नहीं दिख रहा है। इसी के कश्मकश की इस सियासत में का नजरिया दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, कहीं यह उत्तर प्रदेश अब की बार तय न कर दे। क्या यदि उत्तर प्रदेश में सरकार बदल जाती है तो केंद्र में भी सरकार बदल जाएगी? क्या यह तय करता है क्या उत्तर प्रदेश कि केंद्र में आखिर कौन बैठेगा? उत्तर प्रदेश क्या अब की बार नया आयाम लिख देगा? क्या अब की बार प्यादे वजीर को मात दे देंगे? आइए एक इस प्रश्न को समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 चरण में जहां मुस्लिम प्लस प्रत्याशी की बिरादरी आकर मिल जाती हुई नजर आ रही है, वहीं पर मध्य उत्तर प्रदेश में यादव मुस्लिम प्लस उस प्रत्याशी की बिरादरी आकर उसके साथ में खड़ी हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी के किले को ढह देती है। यह साफ तौर से अब नजर आने लगा है। समाजवादी की पार्टी को लगातार नैया यह समीकरण पार लगा रहा है। पूर्वांचल में मुस्लिम प्लस यादव प्लस राजभर प्लस प्रजापति प्लस प्रत्याशी की बिरादरी समाजवादी पार्टी की राह को आसान कर रही है और वहीं पर जो कांटे बिछा रही है वो भारतीय जनता पार्टी की राह में कांटे बिछाती हुई नजर आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी राह कठोर दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ बुल और बुलडोजर की बात करके जनता में भय पैदा करने की एक
नई कोशिश करते हैं कि या तो आप हमें वोट दो वरना हम बुलडोजर चला देंगे। कभी योगी आदित्यनाथ यह भी कहते हुए देखे जाते हैं कि अब समाजवादी पार्टी के लोगों ने विदेश में जाने के लिए वीजा बनाने की तैयारी कर ली है। जनता में इस तरह से भय पैदा करना, अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करके जनता में भय पैदा करना, यह न्याय संगत नहीं है। यह बुद्धिजीवी वर्ग लगातार समझता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को देख करके बुद्धिजीवी भी नाखुश नजर आए। बढ़ती हुई महंगाई, खेतों में चरते हुए सांड का मुद्दा, कहीं बीजेपी का सुपड़ा तो साफ नहीं कर रहा है। योगी राज में जातिवाद किसी से छिपा हुआ नहीं था। योगी राज में जो ठाकुरों की गुंडागर्दी चली वह किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन फिर भी कहते थे कि कानून व्यवस्था मजबूत है, कानून व्यवस्था अच्छी है। मैनपुरी में 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है केवल इसलिए क्योंकि वे ओबीसी वर्ग से थे, और वहीं पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर एक अमीर ज्यादा चला जाता है और उसे जमानत भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं है। यही नहीं, जहां मनीष की हत्या हुई वहीं पर एक गरीब वेटर की मनीष की हत्या हुई, उसको पूछने वाला कोई नहीं। वहीं पर जहां आपने देखा होगा तमाम लोग किस तरह से कोरोना काल में मर रहे थे, सड़ रहे थे, गल रहे थे, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर पूरे नहीं कर रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर भी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक ठाक है। मंदिर और कावड़ पर पैसा खूब बहाया गया, इसमें कोई छिपा नहीं है, लेकिन स्कूलों के नाम पर एक पैसा भी नहीं लगाया गया। विकास की बात यदि यह है तो विनाश की बात क्या होगी, ये आप देखते रहिएगा। कोरोना काल में लूट हुई, 100 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक की रिश्वत खाई गई। सिलेंडर जो ऑक्सीजन का था वो ब्लैक में बिका, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था ठीक थी। आपको बता दें, किसी परियोजना का नाम बदलकर उसको विकास का नाम दे दे तो वह यदि विकास है तो विनाश क्या है। पूरे चुनाव में योगी और मोदी, अमित शाह 2014 के शासनकाल का जिक्र करते हुए तो नजर आए, लेकिन 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश की जनता पर जो बीती उसका क्या, उसको किसी ने बताने की कोशिश नहीं की, कोई यह जहमत नहीं उठाई। गांव स्मार्ट हुए क्या? 2017 से 2022 के बीच में कितने गांव स्मार्ट हुए, कितने युवाओं को रोजगार मिला, जातिवाद का खात्मा हुआ कि नहीं हुआ, किसानों की आमदनी दुगनी हुई क्या, महंगाई कम हुई क्या? सवाल बहुत से हैं, जवाब शायद सरकार के भी नहीं है। आज यदि भाजपा उत्तर प्रदेश में हार जाती है तो कल पूरे भारत में हार जाएगी। कल अंतिम चरण में मतदान होने के बाद में यह तय हो जाएगा कि 2022 की बिछी हुई चुनावी बरसात में वजीर प्यादों को मार खा जाएंगे और किसकी सरकार बनेगी। शायद 2024 की बिसात में वहीं पर कांग्रेस की मौजूदगी अभी से दिखनी शुरू हो जाएगी। यही नहीं, 2024 में केंद्र में कौन बैठेगा यह तय करेगी उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022। दोस्तों, विश्लेषण हम आप करते रहेंगे। आप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी के साथ में मैं आपसे विदाई लेता हूं और
RV प्रजापति की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।